नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सोनी स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं और आपके आसपास बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हैंडल करनी है और आपको करने में आप अकेलापन महसूस हो रहा है और आपको ये लगता है कि मैं अकेला इन सब चुनौतियों का, प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करूँ, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गुरु और उनका चेला दोनों जंगल से गुजरते हुए एक गांव पहुंचते हैं। अब उस गांव में पहुंचने के बाद वो एक छोटे से घर में शरण लेते हैं और जाकर उनसे पनाह मांगते हैं कि हमें एक रात रुकने की और कुछ भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। तो वो परिवार वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो उनको आमंत्रित करते हैं और उनके लिए खीर, पूड़ी और तरह तरह के 2-4 पकवान बनाकर खिलाते हैं। फिर गुरु चेला भोजन करते हुए जब एक नज़र घुमाते हैं मकान की तरफ, तो देखते हैं कि मकान की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जगह जगह से पानी चू रहा था और टूटा फूटा सा मकान था बड़ा, लेकिन भोजन की व्यवस्था अच्छी थी और वो लोग भी काफ़ी सज्जन थे, अच्छे से बर्ताव करते थे, अच्छा सारे के सारे सदाचारी थे। और तो वो पूछता है कि ये घर की हालत इस तरह की क्यों है, और वो बताते हैं कि असल में क्या है कि हमारे पास एक भैंस है, हम उस भैंस से दूध आ जाता है हमारे पास 20 से 25 लीटर, और उसमें से 2-4 लीटर हम अपने पास रखते हैं और बाकी बेच देते हैं। और वो जब दूध बेच के जो पैसा आता है उससे हम खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, तो हमारे पास खाने पीने का भरपूर सामान आ जाता है, कोई कमी नहीं रहती। लेकिन पैसा इतना बचता नहीं कि फिर हम मकान में लगा दें या किसी और चीज़ में लगा दें, तो इसलिए घर की हालत ऐसी है, बाकी खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वो भोजन करते हैं और थोड़ा टहलने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो सामने देखते हैं कि ज़मीन होती है। तो पूछते हैं ज़मीन किसकी है, तो बोलते हैं साहब ये यहाँ एक तकरीबन 20 एकड़ के आसपास ज़मीन हमारी खुद की है। तो वो पूछते हैं कि ये ज़मीन में क्या करते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन तो ऐसे ही बंजर पड़ी रहती है, कुछ करते नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में आसानी से मजदूर मिलते नहीं हैं। ज़मीन हम किसी और को देंगे तो वो हड़प लेगा, इसलिए ज़मीन हम किसी को देते भी नहीं हैं और हम खुद अब उस पर कौन मेहनत करे, हम अकेले हैं, एक अकेले हम क्या कर सकते हैं आखिर। तो इसीलिए वो ज़मीन ऐसी की ऐसी है। हमारी तो एक भैंस है, उस भैंस से जो दूध आता है उससे हमारा घर चल जाता है और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो गुरु चेले समझ जाते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि महाराज आप आराम कर लीजिए, और वो सोने चले जाते हैं सभी। अब रात में जब वो सब सो जाते हैं तो रात में 3 बजे के आसपास गुरुजी उठते हैं और अपने चेले को जगा के बोलते हैं कि चलो अपने चलने का समय हो गया है। चेला उठ जाता है, वो चेला कहता है कि प्रभु इतनी रात में, तो गुरु ने कहा हाँ अपना समय हो गया है, चलते हैं। अब वो घर से निकलते हैं चुपचाप, बिना किसी को बताए, किसी को कुछ बताते नहीं, चुपचाप निकल जाते हैं। अब जाते जाते गुरुजी अपने चेले से बोलते हैं एक काम कर, वो भैंस को खोल के साथ में ले चल। तो चेला हैरान होता है, कहता है कि यार अब गुरुजी बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा। वो भैंस को खोल के साथ में ले चलता है। अब उसके मन में असमंजस रहता है चेले के मन में कि अरे यार ये तो गलत है, उन्होंने हमको खाना खाने को दिया और हम उनकी ही भैंस चुरा के जा रहे हैं, गुरुजी इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसने पहली बार अपने गुरु को इस तरह से कुछ चुराते हुए देखा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गुरुजी एक जगह पहुंचे पहाड़ी पे और बोलते हैं इस भैंस को धक्का दे के गिरा दे। तो चेला कहता है कि अरे गुरुजी ऐसे कैसे। तो गुरुजी बोलते हैं कि देखो मैंने तुझको शरण दी, अपने आश्रम में रखा, तुझे बहुत कुछ सिखाया, तो मैं जो कह रहा हूँ वो कर। तब भैया चेले को मजबूरन भैंस को धक्का देना पड़ा और वो पहाड़ी से गिर के मर जाती है और ये गुरु चेले अपने आश्रम निकल जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने आश्रम पहुंच जाते हैं, पर चेले के मन में गुरु जी के प्रति जो आदर भाव था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो गुरु जी से बोलता है कि गुरु जी अब मैं आश्रम में रह के आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो गुरु जी भी कुछ नहीं बोलते और वो चेला चला जाता है। चेला चला जाता है, शहर कहीं नौकरी करने लगता है और उसका अध्यात्म से और इस मतलब गुरु जी से पूरी तरह से विश्वास उठ जाता है। लेकिन 10-15 साल हो जाते हैं उसको नौकरी करते करते, उसके पास भी काफ़ी कुछ हो जाता है। उसके मन में एक बार सवाल आता है कि मैं एक बार चल के देखूं कि उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों की भैंस हमने खाई में फेंक दी थी।
अब मेरे पास पैसा है, अब मैं उनकी मदद भी कर सकता हूँ अगर कुछ परेशानी हुई तो। तब वो उस गांव पहुंचता है जिस गांव में उन लोगों ने शरण ली थी और जिनकी भैंस चुराई थी। अब वो वहां पहुंच के देखते हैं तो वहां पे उनको पूरा गांव बदला बदला सा लग रहा था और वो घर मिल नहीं रहा था जिस घर में वो ठहरे थे। उसकी जगह एक बहुत बड़ा महल बना हुआ रहता है, बहुत आलीशान 3-4 मंजिल का महल, खूब बड़ा। तब वो पूछता है कि वो लगता है वो लोग यहाँ से चले गए और ये किसी और ने खरीद लिया और यहाँ बहुत बड़ा घर बनवा लिया है। तो पूछने पर पता चलता है कि नहीं नहीं, कोई किसी और का नहीं, ये उन्हीं का घर है। तो उत्सुकतावश वो उनके पास पहुंचता है और बोलता है। दरवाजा जब खटखटाता है तो वो दरवाजा खोलते हैं, बाहर आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि अरे आप ही लोगों की वजह से तो हम आज हमारा ये दिन देखना मिला है हमको। आइए, उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनका 56 प्रकार के उनको पकवान बना के खिलाते हैं और बहुत सत्कार करते हैं और बोलते हैं कि आप गुरु चेले की वजह से ही आज हम इतने अमीर हो पाए और हम इतना सब कुछ देख पाए। तो वो चेला हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो चेला पूछता है कि हुआ क्या, मुझे शुरू से बताइए। तब उस घर का मालिक बोलता है कि देखिए, जिस दिन आप लोग हमारे घर आए थे उस दिन हमने आपकी सेवा करी, भोजन करवाया और हम सो गए। फिर आप लोग भी रात में चले गए तो हम समझ गए कि आपको जल्दी होगी, आप निकल गए। लेकिन हम जब सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारी भैंस भी कोई खोल के ले गया था और भैंस हमको मिली नहीं, कोई भैंस चुरा के ले गया था। अब हम बड़े दुखी हुए, परेशान हुए। हमने गांव में तलाश करने की कोशिश करी तो हमको भैंस पहाड़ी के पास मरी मिली। अगर वो पहाड़ी से गिर गई और मर गई किसी तरीके से। हमको बहुत दुख हुआ। अब हमको बहुत दुख हुआ और हम वापस घर आए। अब घर आने के बाद फिर हमारे पास खाने को भी नहीं था। 1-2 दिन में खाने की व्यवस्था भी खत्म हो गई, मेरे बच्चे भूखे। अब जो मेरी घरवाली थी वो मुझसे कहती है कि मेरे को गांव में जाके किसी के यहाँ काम करना पड़ेगा, बर्तन भांडे करूंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ करता हूँ। और मैं निकला, मैं थोड़ा बहुत कुछ खाने को लाया, लेकिन मैं ऐसा कब तक करता। उसके बाद फिर मैं गांव में गया और गांव में जाके मैंने अपने एक दोस्त से उसके 2 बैल किराए पे लिए और किराए पे लाके फिर अपना जो खेत है वो जोतना शुरू किया। हाँ, हालांकि मैं अकेला था। अकेला ये सब मैं आज तक ये सब इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं अकेला था। लेकिन अब हमारे पेट में अन्न नहीं, हमारे पास खाने को खाना नहीं, भोजन नहीं, तो मुझे अकेले ही करना पड़ा। मैंने उस खेत को अकेले ही 2 बैलों की सहायता से जोता, जिससे मेरी घरवाली ने बीवी ने भी मेरी मदद की। और इस तरीके से उस खेत में हमने कुछ बीज बो दिए। अब फसल तैयार हुई तो फसल इतनी अच्छी हुई कि हमने थोड़ा बाजार में बेच दिया, थोड़ा घर पे रख लिया। और इस तरीके से करते करते हमारी खेती फलने फूलने लगी। फिर हमने क्या किया कि आधी खेती में फल के पेड़ लगा दिए, आम, अमरूद, और इस तरीके से आधी खेती में हमने फल लगा दिए, बाकी आधी जगह अनाज उगाने लगे। अब वो अमरूदों की जब पेड़ों से फल, अमरूद और आम निकले तो उनको बेचने के बाद इतना पैसा आ गया कि मैं शहर से मजदूरों को अब ले आया यहाँ पर काम करने के लिए। और 10-15 मजदूर अब काम करते हैं और धीरे धीरे हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हमने ये मकान भी बना लिया। तो पहले मैं सोचता था कि मैं अकेला क्या करूँगा, लेकिन जिस दिन आप गुरु चेले मेरे घर आए और आप लोगों के आने के बाद से मेरी भैंस जब मरी, तो भैंस मरने के बाद मेरे पास खाने का भी कुछ नहीं था। और तब मेरे को ये अकेले अपनी ताकत का एहसास हुआ कि मैं एक अकेला क्या कर सकता हूँ। और अकेले मैंने खेत जोता और फिर धीरे धीरे मेरे दिन बदल गए। तो इसमें पूरा आप लोगों का हाथ है। तो ये चेला हैरान रह जाता है। चेला आज तक यही सोच रहा था कि गुरुजी ने तो पता नहीं बुरा काम किया है भैंस को मार के। अब जाके चेले को पता चला कि क्या हुआ। तो भैया चेला भागता भागता गुरुजी के पास गया और आश्रम में जाके पेड़ों पर गिर पड़ा, कहने गुरुजी माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैं उसको उसकी ताकत का एहसास दिलाना चाहता था कि हमेशा वो उसके परिवार से बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके पास ये साहस नहीं था कि वो अकेले उठ के कुछ कर सके, क्योंकि उनको ये लगता था कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब उनके पास खाने को नहीं था तब फिर अकेले भी उन्होंने वो कर दिखाया जो उनकी स्वाभाविक क्षमता थी। इसलिए मैंने उस भैंस को मार दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है?
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक अकेला आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बस उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि एक अकेला आदमी कैसे इतने बड़े काम कर सकता है, तो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम था करसन भाई पटेल। जी हाँ, ये वही करसन भाई पटेल हैं जिन्होंने निरमा की स्थापना करी थी, जिनका ये आपने गाना तो सुना ही होगा, ये वाला। जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो वो एक सरकारी लेबोरेटरी में सहायक थे और अपने घर पर उन्होंने प्रयोग करके एक पीला डिटर्जेंट पाउडर बनाया। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि शुरू में तो उनके पास वो रसायन खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। कंपनी शुरू करते समय उन्होंने अपने एक दोस्त से 1,000 रुपये उधार लिए थे। अब वो दिन भर सरकारी नौकरी करते थे और रात में अपने घर के पीछे एक छोटी सी जगह पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे डिटर्जेंट पाउडर बनाने का। अब इस तरीके से वो सुबह जाते थे और शाम को 6 बजे करीब घर पे आके 1-2 घंटे 3-4 घंटे जितने समय तक भी उनको नींद नहीं आती थी, वो इस तरीके एक्सपेरिमेंट करते थे निरमा बनाने के। ये देख के उनकी बीवी थी, वो भी उनके ऊपर शक करने लगी थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि उनके मोहल्ले और पड़ोस के लोग भी उन पर शक करते थे कि वो किसी प्रकार का जादू टोना कर रहे हैं या कुछ गलत चीज़ें बना रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो इन सब की तरफ ध्यान न देते हुए ये सब करते ही रहे, क्योंकि उनका एक सपना था व्यापारी बनने का और सरकारी नौकरी उन्होंने मजबूरी में की थी। एक कर दिया उन्होंने, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने एक ऐसा पाउडर बना लिया जो काफ़ी अच्छे से कपड़े धो रहा था, झाग निकाल रहा था। अब उन्होंने उस डिटर्जेंट पाउडर को लोगों को देने का सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं किस प्रकार इसको लोगों तक पहुंचाऊं। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद उस डिटर्जेंट पाउडर को अपने साइकिल में झोले में टांग के जाते थे और अपने आसपास की किराने की दुकानों पे रखवा देते थे और कहते थे कि उस पर कुछ नहीं लिखा था, खाली पन्नी में पाउडर था। उन्होंने कहा कि ये आप उन महिलाओं को दें जो वो सस्ता वाला साबुन, काला साबुन एक आता था, वो साबुन जो मांगने आए उनको दीजिएगा और ये उसी कीमत का पड़ेगा। उस समय सर्फ के अलावा और दूसरा पाउडर था ही नहीं और सर्फ सिर्फ अमीर लोग ही यूज़ कर सकते थे, वो इतना महंगा था। तो वो पाउडर कुछ लोग उन्हें बताया दुकानदारों ने कि ये भी एक पाउडर है, देखो आप इस्तेमाल करके, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप वापस कर देना, पैसे वापस हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ महिलाओं ने उनको यूज़ किया, कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया और लोगों को वो धीरे धीरे पसंद आने लगा। अब करसन भाई पटेल धीरे धीरे डायरेक्ट परिवार में महिलाओं से मिलने जाते थे और वो उनसे सीधे आग्रह करते थे कि वो साबुन के दाम पे ये पाउडर इस्तेमाल करके देखें, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। जैसे उन्होंने अकेले की दम पर अपना एक मार्केट बना लिया था, लोग उनका पाउडर पसंद करने लगे थे। आप देखिए कि किस तरीके से करसन भाई पटेल ने, एक अकेले आदमी ने कैसे इस उद्योग जगत में क्रांति ला दी। उनके धुलाई के पाउडर ने हिंदुस्तान लीवर जैसी इंटरनेशनल कंपनी की भी धूल चटा दिया। करसन भाई पटेल की कहानी इस बात का सबूत है कि अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है और हिंदुस्तान जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी को भी नापो चने चबवा दिए थे। उस समय निरमा इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था कि लोग सर्फ की जगह निरमा खरीदने लगे थे। तो दोस्तों, देखा आपने, एक अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। इसी प्रकार मेरे एक एक मित्र की कहानी है। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और अपनी पूरी स्थिति में वो लोन लेने का प्रयास कर रहा था, उसको लोन नहीं मिल पा रहा था। तो किसी ने उसको बताया कि एक व्यक्ति है जो ब्याज पे पैसा देता है, तो वो उससे मिलने गया। तो उससे घर जब वो उससे मिलने गया, उसने बताया कि मैं इस तरीके से बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, मैं डिस्पोजल वाली मशीन डालूंगा और मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए दे दो और मैं 10-20% जो भी मांगोगे दे दूंगा। तो वो दोस्त तो उससे बात सुन भी रहा था, विश्वास भी कर रहा था, लेकिन वो दोस्त की भी बीवी भी बैठी हुई थी। तो उसकी बीवी ने बोल दिया कि देखो, बुरा मत मानना भैया, लेकिन जब आप आज तक नहीं सफल हो पाए तो मुझे लगता नहीं कि आप कुछ कर पाओगे और आप ये पैसा भी बर्बाद कर दोगे, आप भी बर्बाद हो जाओगे, हमें भी बर्बाद कर दोगे। और उसकी बीवी ने जब उससे ऐसा बोला तो वो बुरी तरीके से तिलमिला गया
और वो वहां से ये बोल के निकला कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसी बिजनेस में सफल हो जाऊंगा। उसे कुछ दिनों बाद वो उसी तरीके का उस बिजनेस में सफल हुआ। उसने वो मशीन पता नहीं कैसे ली, लेकिन उसने ले ली और उस तरीके के बिजनेस में, वो डिस्पोजल बनाने वाले बिजनेस में उस एरिया का सबसे अच्छा बिजनेसमैन बन गया। उसने फिर और मशीनें ली और 2-3 तरह के बिजनेस करने के बाद फिर वो उन लोगों के पास गया और उन्होंने कहा कि देखो तुमने कहा था। तो दोस्तों वो एक अकेला आदमी भी एकदम से उठ के आया और एकदम से उसने अपने आप का रौद्र रूप दिखाया। तो ये सब संभव तब होता है जब उसको विश्वास अपने ऊपर करना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये विश्वास या तो फिर किसी ठोकर लगने पर, चोट लग पहुंचाने पर, या किसी के बुरा भला बोलने पर होता है, या किसी को खुद एहसास हो जाता है। लेकिन ये सब सारी शक्तियां होती खुद ही अंदर हैं, बस ये है कि उसका एहसास हमको हो नहीं पाता। सोनू शर्मा जी के एक कविता के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा, जो कुछ इस तरह है। इश्क में जीत आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मेरे बच्चों मुझको दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये मेहनत, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।